बीजेपी को जीत के लिए क्यों चाहिए ओबीसी की मदद? क्या ये रणनीति होगी कामयाब? एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल यूएमबी न्यूज में। और अभी की एक बड़ी अपडेट निकल कर आई है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर क्या है ताजा ओपिनियन। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप न करें और अंत तक देखें। वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट्स में आप बताइए कि आप किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं, ताकि हम आपको रोजाना अपडेट कर सकें। आपको बता दें, बीजेपी दरअसल ओबीसी को बड़ा बताकर मुस्लिम मतदाताओं को कंफ्यूज करने का प्रयास कर रही है। बीजेपी जानती है कि राज्य में मुसलमान वोटरों की संख्या 19% है और 100 से ज्यादा सीटों पर उनके वोट निर्णायक साबित हो सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में चुनावी रणनीति के कई अहम हिस्से हैं, जिनमें से एक राज्य के 19% मुस्लिम मतदाताओं को कंफ्यूज रखना है। बीजेपी इस लिहाज से एआईएमआईएम अध्यक्ष और लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी को बड़ा नेता बताने लगी है। लेकिन एंटी बीजेपी वोट करने वाले मुस्लिम क्या वो गलती करेंगे जो उन्होंने साल 2017 में कर दिया था? बीजेपी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी, ये साफ हो चुका है। इसलिए बीजेपी के लिए साल 2017 का परफॉर्मेंस दोहराना बड़ी चुनौती है। ओवैसी और ब्राह्मणों को साथ रखने के लिए बीजेपी किस हद तक कामयाब होगी, इस पर चुनाव परिणाम बहुत हद तक निर्भर करेगा। यही वजह है कि बीजेपी ने केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच सुलह करा जनता को उनके एकजुट रहने का मैसेज दिया है। लेकिन विपक्ष के वोटों के बंटवारे के लिए बीजेपी ने पासा फेंकना शुरू कर दिया है। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी ने योगी आदित्यनाथ को चैलेंज देते हुए कहा था कि इस बार वो उन्हें दोबारा सीएम बनने नहीं देंगे। योगी ने इसी चुनौती का जवाब देते हुए कहा था कि उन्हें ओवैसी की चुनौती स्वीकार है। योगी ने एक ही झटके में ओवैसी को अपने मुकाबले खड़ा ये कहते हुए कर दिया कि ओवैसी देश के बड़े नेता है और उनका अपना जनाधार है। लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता उनकी इस चुनौती का करारा जवाब जरूर देंगे और उन्हें दोबारा सीएम बनाएंगे। अब सवाल ये है कि यूपी में राजनीतिक जमीन तलाश रहे एआईएमआईएम प्रमुख को सीएम ने जनाधार वाला बड़ा नेता बता बीजेपी की मंशा साफ करती है। ओवैसी की यूपी में सियासी ताकत कितनी है? असदुद्दीन ओवैसी मीडिया को आकर्षित करने में हमेशा कामयाब रहते हैं, लेकिन उनकी पार्टी के सदस्यों की संख्या उनके गृह प्रदेश में भी बेहद कम है। मुस्लिम राजनीति को चमकाने का दम भरने वाले ओवैसी की पार्टी तेलंगाना के एक इलाके में थोड़ा असर रखती है। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी के 7 विधायक चुनाव जीतने में कामयाब हुए थे। वहीं साल 2019 के लोकसभा चुनाव में ओवैसी हैदराबाद से जीतने में सफल रहे, जबकि उनकी पार्टी के दूसरे सांसद महाराष्ट्र के औरंगाबाद से निर्वाचित हो पाए थे। यूपी में ओवैसी मीडिया में जितनी सुर्खियां बटोर रहे हैं, वैसी हालत पिछले चुनाव में बिल्कुल नहीं थी। पिछले चुनाव में 38 में से 37 नेताओं का जमानत जब्त हो गया था। राज्य में पार्टी को महज 2.46% मत मिले थे, जबकि बीजेपी को 384 सीटों पर उम्मीदवार उतारने के बाद 41.57% मत प्राप्त हुए थे। जाहिर तौर पर बीजेपी इसी फिराक में है कि ओवैसी को बड़ा बनाकर पेश किया जाए तो वो राजनीतिक रूप से बीजेपी को फायदा पहुंचा सकते हैं। वैसे ओवैसी खुद कई पार्टियों से गठबंधन जोड़कर 100 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का दावा कर चुके हैं। उनकी पार्टी भागीदारी संकल्प मोर्चा का हिस्सा है और मोर्चे की तरफ से कहा गया है कि 5 साल में 5 सीएम होंगे, जिनमें एक नाम ओवैसी का भी है। बिहार में भी ओवैसी 6 दलों के साथ गठबंधन कर विधानसभा चुनाव में 20 सीटों पर आरजेडी का खेल बिगाड़ चुके हैं। लेकिन बंगाल विधानसभा चुनाव में उनकी ये रणनीति टाई फेस हो गई थी। तो क्या दोबारा वोट बंटवारे का लाभ ले पाएगी बीजेपी? जी हाँ, पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी कई मुस्लिम बहुल सीटों पर भी जीत का स्वाद चख चुकी है। पिछली बार वोट का बंटवारा एसपी और बीएसपी में हुआ था, लेकिन इस बार बीएसपी के ज्यादा एक्टिव नहीं दिखाई देने पर ओवैसी की पार्टी उनकी जगह ले ले तो बीजेपी की सियासी रणनीति फिर से हिट मानी जाएगी। मुस्लिम बहुल सीटों में देवबंद से बीजेपी के उम्मीदवार ब्रजेश ने जीत हासिल की थी। इस सीट पर दूसरे नंबर पर बीएसपी और तीसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी रही थी। इसके अलावा मुरादाबाद नगर सीट भी बीजेपी की झोली में गई थी। यहाँ से एसपी के विधायक यूसुफ अंसारी को बीजेपी ने हराया था। तीसरे नंबर पर बीएसपी के अतीक सैफी रहे थे। मुरादाबाद की ही मुस्लिम बहुल कांट सीट पर भी बीजेपी के राजेश कुमार चुन्नू ने 76,307 वोटों से एसपी के अनीस उर रहमान को हराया था। इसी सीट पर तीसरे नंबर पर बीएसपी के मोहम्मद नासिर रहे थे। फैजाबाद की रदौली सीट से बीजेपी के रामचंद्र यादव ने एसपी के अब्बास अली जैदी को करीब 30,000 वोटों से हराया था और बीएसपी के फिरोज खान उर्फ गब्बर तीसरे स्थान पर रहे थे। शामली जिले की थाना भवन सीट से बीजेपी जीती थी और यहाँ के बीएसपी दूसरे नंबर
नंबर पर और राष्ट्रीय लोकदल तीसरे नंबर पर। जाहिर है यूपी में विपक्ष का बिखराव और ओबीसी के सियासी पिच पर कूदन बीजेपी के लिए सत्ता में वापसी का रास्ता तय कर सकता है। लेकिन बीजेपी पिछली दफा मिली 41% वोटों को अपने साथ जोड़े रखने में कहां तक कामयाब होती है, इस पर सत्ता में दोबारा वापसी का सारा दारोमदार निर्भर करता है। आज की जानकारी बस यहीं तक। मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ। यूपी विधानसभा चुनाव की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।